नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कानपुर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को भारत समाचार का परिवार और हम सब हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को दुख की इस भयानक घड़ी में उनको ईश्वर साथ दे, उनकी रक्षा करे और उनके कष्टों को समझे। उत्तर प्रदेश के पुलिस के इतिहास में आज का दिन शायद कभी कोई पुलिस वाला भूल नहीं पाएगा। 3 जुलाई की तारीख उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसको कोई भी पुलिसकर्मी पलटकर देखना नहीं चाहेगा, कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। एक अपराधी, एक दुर्दांत अपराधी, एक क्रिमिनल, एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम ने कानपुर के बिठूर इलाके में जब छापा मारा तो वहाँ पर उस अपराधी ने और उसके साथ के गुर्गों ने वहाँ जो कुछ भी तांडव किया उसका नतीजा हमारे 8 जवान और पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। उनके असलहे भी लूटे गए और जो मुख्य आरोपी है वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से गायब है। ये घटना बताती है कि अपराधियों के हौसले किस कदर मजबूत हैं। हम लाख दावा कर लें कि क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो चुके हैं या अपराधियों में कोई खौफ है, ये घटना बताती है कि खौफ किसी में नहीं है। खौफ अगर होता तो शायद कोई 10 बार सोचता ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में 3 थानों की फोर्स, एक सर्किल अफसर, डिप्टी एसपी, एसएचओ और तमाम भारी फोर्स के ऊपर इतना ज़बरदस्त कातिलाना सोची समझी प्लानिंग के तहत अटैक होगा? ये एक बड़ी घटना है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं पिछले 21 साल के अपने पत्रकारिता के इतिहास में इस तरह की घटना मैंने देखी नहीं। मैं खुद स्तब्ध हूँ। इसके पहले की जो घटनाएं हुई, चाहे वो नक्सल इलाके में 2001 में हुई हो जब एम्बुश लगाकर हमारे पीएसी के जवानों के ऊपर हमला हुआ हो, या फिर बीहड़ जब सक्रिय थे, चंबल वगैरह के इलाके सक्रिय थे, तब एम्बुश लगाकर कुछ इस तरह की घटनाएं छबीराम वगैरह के टाइम हुआ करती थी जो बड़े दुर्दांत डाकू थे। लेकिन इनकाउंटर के लिए या पकड़ने या गिरफ्तारी करने या दबिश देने गई टीम के ऊपर इस कदर इतना भयानक और इतना प्लान्ड अटैक हुआ हो, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस के इतिहास में तो मुझे जानने को नहीं मिला। ये स्तब्ध करने वाली घटना है। ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की एक्चुअल पोजीशन क्या है। ये बताता है कि अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा है। विकास दुबे कानपुर क्षेत्र में, कानपुर जोन में और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में कोई छिपा हुआ नाम नहीं था। ये एक दुर्दांत अपराधी, लुटेरा, डकैत, मर्डरर, क्रिमिनल और उससे भी आगे बढ़ के मैं कहूंगा ये कानपुर में छिपा हुआ एक आतंकवादी है। इसके क्राइम का इतिहास आपको 90 के दशक से मिलना शुरू होगा। 90 के दशक से जो भी एसएसपी पोस्ट रहे हैं कानपुर में या आईजी या एडीजी की जिस पोस्ट पे लोग रहे हैं वो विकास दुबे को जानते हैं कि कौन है ये। हत्या, एक्सटॉर्शन, डकैती, लूट, जमीन कब्जा, वसूली, फैक्ट्रियों से संगठित वसूली करना, पूरा एक भरपूर एक बड़ा क्रिमिनल गैंग चलाना। कौन इस सच से वाकिफ नहीं था? सब कोई इस सच से वाकिफ था। लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 सालों में विकास दुबे पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बुधवार को उसके खिलाफ 307 का एक मुकदमा लिखा गया, उसके पहले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई पिछले कई सालों से। तो मैं क्या कारण जान सकता हूं कि विकास दुबे जैसे लोगों पर यह मेहरबानी कानपुर की पुलिस क्यों करती रही? जोन की समीक्षा बैठक में हमारे डीजीपी महोदय लोग क्या करते रहे, आईजी लोग क्या करते रहे, एसएसपीस क्या करते रहे, जिनको वहां सरकार ने बड़े तमगे देकर पोस्ट किया था कि ये बड़े अपराइट अफसर हैं, बड़े अच्छे हैं और इन बड़े लंबे लंबे टेन्योर दिए गए थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना हुई। ये कौन लोग हैं जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को कलंकित किया और वो कौन अंदर का मुखबिर है? बहनों भाइयों गौर से सुनिएगा, अंदर का वो कौन सा मुखबिर है जिसने विकास दुबे एंड गैंग को इस बात की सूचना दी कि फोर्स इतनी बड़ी तादाद में इस प्लानिंग के साथ तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है? इतना भीषण हमला कैसे हुआ? जेसीबी रोड पे कैसे खड़ी कर दी गई ताकि पुलिस फोर्स अंदर ना आने पाए? अपराधी को कैसे पता कि पुलिस आने वाली है? कैसे उसने इतना इंतजाम कर रखा था? कैसे वहां 30-35 शूटर एट ए टाइम मौजूद थे और वो भी स्वचालित हथियारों के साथ कैसे मौजूद थे? कौन है वो पुलिस का मुखबिर? कौन है वो गद्दार? और कौन है वो निकम्मे पुलिस अधिकारी जिनके सुपरविजन में इस तरह की घटना हुई? जिनको फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है बहनों भाइयों, उनको बड़े बड़े चार्ज दिए जाते हैं
जो इनकॉम्पिटेंट हैं, प्रोफेशनली जिनको फील्ड की पुलिसिंग की तमीज़ नहीं है, जिनको फील्ड की पुलिसिंग का कोई आइडिया नहीं है, जिनके पास अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिन्होंने सारा जीवन एजेंसियों में और जांचों में और इन्वेस्टिगेशन में गुजारा, वो क्या जाने कि क्राइम क्या होता है, और आप उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको रिजल्ट ला के दें। गद्दारी, अनुभवहीनता, कर्तव्यों का शिथिल निर्वहन, ये सब घटनाएं जिम्मेदार हैं कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। यहां फर्क नहीं पड़ता किसी को, 8 लोग मरे हैं ये आंकड़ा है, लेकिन जिनके घरों के लोग मरे हैं, सोचिए उनमें से एक सिपाही है जिसकी अभी 2 महीने की बच्ची है, उनके परिवार का क्या होगा? आप कुछ मुआवजा दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कारण कौन है? आपका अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, आपकी अनप्रोफेशनल हैंडलिंग, आपके अंदर के गद्दार। अपने अंदर के गद्दार खोजे पुलिस की, वो कौन गद्दार है? कौन वो मुखबिर था विकास दुबे का जिसने उसको बताया कि फोर्स आ रही है छापा डालने, तुम तैयारी करके रखो? कौन था वो? चौबेपुर पुलिस की इसमें क्या भूमिका थी? उनको क्यों नहीं इस छापेमारी में सम्मिलित किया गया? और जब कोई छापा पड़ता है इस तरह का प्लांट, तो सीनियर ऑफिसर्स कंटिन्यूअस उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने क्या मॉनिटरिंग की? उनकी क्या फर्ज बनता है? जिन सज्जन के पास फील्ड का कोई अनुभव नहीं है, जिन सज्जन के पास जानकारी के नाम पर कुछ नहीं है, एक दिन के भीतर आज उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। प्रतापगढ़ में 4 मर्डर, गाजियाबाद में डबल मर्डर, हमीरपुर में मर्डर, अमरोहा में मर्डर, कहां कहां गिनाए आपको कितने मर्डर हुए हैं? यह दिखाता है कि पुलिस लीडरशिप वर्टिकली उत्तर प्रदेश में कोलैप्स्ड है, अनप्रोफेशनल हाथों में है, इनकॉम्पिटेंट हाथों में है। जब तक पुलिस को राजनीति से आप अलग नहीं करेंगे, मेरिट वाले अफसरों को पूछेंगे नहीं, फील्ड वाले अफसरों को पूछेंगे नहीं, तब तक आपको इस तरह के दुष्परिणाम अपने जवानों को, अपने अफसरों को शहीद करके देने पड़ेंगे। जिस प्रदेश का इतिहास हो कि वहां सिफारिश से पोस्टिंग होती हो, जिस प्रदेश का इतिहास हो कि वहां मेरिट नहीं दूसरी चीजें मायने रखती हों, उस प्रदेश में आप पुलिस से प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं, गलत करते हैं आप। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का दुर्भाग्य है और यही उत्तर प्रदेश पुलिस की कमजोरी है। और पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रोफेशनली पतन हुआ है, उसके कारण उनकी अपनी लीडरशिप है। उस लीडरशिप ने इस पुलिस को ऐसा बना दिया है। वरना इस पुलिस का इकबाल बोलता था, आज इस पुलिस को विकास दुबे जैसे 2 कौड़ी के अपराधी घेर कर मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जरा पूछा जाए कि पिछले 3 सालों में इसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठे और पूछा जाए कि 3 सालों में जितने भी अधिकारी तैनात रहे कानपुर में, इस आतंकवादी के खिलाफ किसने क्या कार्रवाई की? इसकी वसूली चौथ वहां वसूलता था पूरे कानपुर में, इसके खिलाफ 3 सालों में क्या कार्रवाई हुई? यह आजाद कैसे घूम रहा था? बहनों भाइयों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो मैं खुलासा करूंगा। आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। साल था 2001, मैं तब लखनऊ आया ही था, राजनाथ सिंह जी यहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस दुर्दांत अपराधी ने थाने के भीतर, इसके चेहरा देख लीजिए, इसने थाने के भीतर तत्कालीन दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की थाने के भीतर कानपुर में हत्या कर दी थी। कहां की थी? थाने के भीतर हत्या की थी। राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की ही सरकार थी। उस केस में यह बरी हो गया, बाइज्जत बरी हुआ। एक पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी, एक पुलिस वाले ने एविडेंस नहीं दिए, मुकदमा पूरा छूट गया। थाने के भीतर मंत्री का मर्डर करने वाला छूट गया, इसके खिलाफ कोई कानपुर में गवाही नहीं देता था। 8 मर्डर इसने किए, एक में सजा नहीं हुई, सब में बाइज्जत बरी। क्यों भाई? क्या कर रहा था आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? कहां सो रहे थे तीरंदाज अफसर? और कहां ये सो कॉल्ड मेडलधारी अफसर थे? कहीं नहीं थे। प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट, अनप्रोफेशनल। ये सिर्फ जवानों को और सिर्फ नीचे की फोर्स को का मनोबल तोड़ते हैं और अपनी हुकूमत चलाते हैं। पुलिस फोर्स में भी कई वर्गीकरण है। एक है वो आईपीएस का वर्ग है, एक है पीपीएस का वर्ग है, नीचे है इंस्पेक्टर दरोगा और उसके बाद के सिपाही। फोर्स 4 हिस्सों में बटी हुई है, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। अगर ऐसा कोई कहे कि इनमें तालमेल है तो उससे सबसे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है। मेरा मन आज बहुत विचलित है, बहुत दुखी है, बहुत उदास है। रात 2 बजे से जब से मैंने ये घटना के बारे में सुना है, मेरा मन अत्यधिक दुखी है। ये क्या हो रहा है? और किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं। कब करेंगे कार्रवाई? कब होगी कार्रवाई? क्या डीजीपी से पूछा गया
क्या आईजी से पूछा गया? क्या एसएसपी से पूछा गया? किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी या नहीं होगी? या सब विकास दुबे करके निकल गया? वो तो एक आतंकवादी है, वो तो कुछ भी करेगा। बट आपकी लीडरशिप क्या कर रही थी? आपने किन कॉम्पिटेंट लोगों को वहां बिठा रखा है? उनसे भी तो सवाल जवाब होने चाहिए ना। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होगी ना, और जब तक ये मेरा अफसर तेरा अफसर की प्रणाली चलेगी उत्तर प्रदेश में, और मेरिट के लोगों को लखनऊ में डीजीपी हेडक्वार्टर में बैठाया जाएगा, कमजोर फिसड्डी लोगों को फील्ड दी जाएगी जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, ऐसी घटनाएं अभी आपको और देखने को मिलेंगी। यही उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास है। सुनिए कुछ बयान, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो भी घटना हुई है, ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। पुलिस की टीम अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए यहाँ आई थी। उनके ऊपर हमला किया गया है कि हम शीघ्र ही मामले की तह तक पहुँचेंगे और अपराधियों को उनकी उस जगह पहुंचाएंगे जहां उनको होना चाहिए। पहले से ही जानकारी थी कि यहाँ पर रेकी हो गई थी कि पुलिस यहाँ पे आ रही है, उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इतनी सारी यूनिट्स को जो हमने डिप्लॉय किया है, एसटीएफ को लगाया है, एफएसएल को लगाया है, उसका पर्पज़ यही है कि मामले को पूर्ण रूपेण देखा जा सके और हर एंगल पे जांच और तफ्तीश की जा सके। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं? किसका संरक्षण प्राप्त है? सरकार के संरक्षण में अपराधी रोज, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो या कोई भी जनपद हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन लूट, हत्या, डकैती और महिलाओं के ऊपर घटनाओं का मामला सामने न आ रहा। इस पूरी घटना ने उत्तर प्रदेश में जो फील्ड में रहने वाली पुलिस है, जो दरोगा हैं, सिपाही हैं, इंस्पेक्टर, जो फील्ड में मुकाबला करते हैं, फील्ड में लड़ते हैं, बहनों भाइयों, उनका मनोबल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। वो दुखी हैं, उदास हैं, उपेक्षा से परेशान हैं, अपमान से परेशान हैं। अभी आपने डीजीपी को सुना ना, इनका बयान सुना आपने? ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है। तो भाई साहब, किसी अपराधी के यहाँ आप अगर जाएंगे पकड़ने तो वो सोच समझ के साजिश नहीं करेगा तो क्या अनजाने में साजिश करेगा? ऐसे ही कर लेगा। मतलब कैसे कैसे स्टेटमेंट ये लोग देते हैं, आप स्वयं सुने और इनकी क्षमताओं पर देखें आप। ये क्या कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश है। अरे किसी दुर्दांत अपराधी के यहाँ जाओगे पकड़ने तो क्या वो साजिश करके नहीं बैठा रहेगा, आपको गुलाब के फूल लेकर मिलेगा? और हमने बहुत यूनिट लगा दी, एसटीएफ लगा दिया है। इनके पास हर दवाई की मर्ज इस समय एसटीएफ है यूपी में। कुछ काम हो एसटीएफ को लगा दो, पर्चा लीक एसटीएफ को लगा दो, डाकू पकड़ना एसटीएफ को लगा दो। एसटीएफ ना हो गई, पता नहीं क्या हो गई कि जिसको हर जगह लगा के वो अपना इस्तेमाल करते हैं। अब इनका भी बयान सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है। मेरे साथ संजीव मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी फॉर्मर डीजी हैं मेरे साथ। आर.के. चतुर्वेदी जी फॉर्मर आईजी हैं। आर.एम. श्रीवास्तव साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं। आनंद लाल बनर्जी साहब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और उदयवीर सिंह जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हैं। मैं आप सबसे थोड़ा क्षमा चाहता हूं कि मैंने आज थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ले लिया। उसका कारण भी था चतुर्वेदी जी कि मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहा था और मुझे वो बात कहनी पड़ी, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है और ये बहुत तकलीफदेह बात है। तो भाई संजीव जी, ये तो आप तो कहते थे कि न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, अब की बार भाजपा सरकार। तो अगर मैं चलो भ्रष्टाचार को एक तरफ कर दूं तो इससे दुर्दांत घटना तो आज तक पुलिस के साथ हुई नहीं, जो कुछ भी हुई है आपकी हुकूमत में। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए? जी आप बात रख लें अपने, फिर मैंने कह लिया। नहीं ब्रजेश जी, जो कानपुर में घटना हुई है जघन्य हत्याकांड है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस उस अपराधी को अरेस्ट करने गई थी, उसने जिस तरीके से घेर करके वहाँ पर उस हत्याकांड को अंजाम दिया है,
मैं आपको मुख्यमंत्री इंटरप्ट जी- कर रहा हूँ, ही इज ए नॉट ए क्रिमिनल, ही इज ए टेररिस्ट, आतंकवादी है वो। नहीं, निश्चित रूप से आतंकवादी भी उसको कह सकते हैं, वो आतंक का पर्याय तो बन ही चुका था और इसीलिए पुलिस वहाँ पर गई थी। लेकिन किस तरीके से जो आपने शुरू में कहा कि बात लीक हुई, कैसे उसके पास तक ये घटना की सूचना पहुँची, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी सभी लोग कानपुर गए और घायलों से भी मिले जा कर के, पीड़ित जो लोग थे उनके परिवार से भी मिले और उनको सांत्वना भी दी है। जो नहीं, वो हमने सुना, हमने चलाया भी। आपका धन्यवाद कि आपने मुआवजा दिया, आपका धन्यवाद कि आप नौकरी दे रहे हैं, आपका धन्यवाद कि आप असाधारण पेंशन दे रहे हैं, लेकिन जिनकी जान चली गई है वो तो वापस आने से रही। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कार्रवाई किसके खिलाफ की? ब्रजेश जी, आपके बड़ा चैनल है, करोड़ों आपके दर्शक है, आपके चैनल पे डंके की चोट पे मैं कहूँगा कि विकास दुबे और जो भी उनके साथी थे वो एक भी बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, सख्त निर्णय लिया है उन्होंने और आने वाले समय में आप देखिएगा। भाई साहब, संजीव जी, एक सवाल घंटों की बात है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, मैं समझ कुछ गया, आपकी भावना समझ गया। मोहलत ले रहा हूं आपसे। आपने कहा आप अपने चैनल पे इस चीज मैं को आपको बहुत जल्दी 48 घंटे चलाएंगे कि विकास दुबे का 48 घंटे देता हूँ और 2 घंटे और दे दो, 50 घंटे लो। मेरी एक बात सुन लो, आप कह रहे हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाई साहब, आप ही तो बख्श रहे थे 3 साल से, बताओ ना कौन सी कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ। अभी बुधवार को उसके खिलाफ एक 307 दर्ज। सुन लो पूरी बात, एक मिनट सुन तो लो, एक मिनट सुन लो। इतना पेशेंस होना चाहिए, आज सुनने का पेशेंस होना चाहिए जी। ठीक, इस अपराधी के खिलाफ लंबे समय से कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। बुधवार को 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है। आप ही ने जो प्रेस नोट भेजा उसमें यही बात मेंशन है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में जो भी सूरमाओं को आपने पोस्ट किया था कानपुर में, उन सूरमाओं ने विकास दुबे पर नकेल क्यों नहीं डाली थी? मैंने कोई गलत सवाल किया? नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है। सरकार पर निश्चित रूप से जवाबदेही बनती है जी, और सरकार की नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ऑलराइट, मैं आपकी लिमिटेशन समझता हूं है ओके। कि मैं आपकी मैं आरएम श्रीवास्तव साहब के पास चलता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑलराइट। अब मैं आरएम श्रीवास्तव साहब के पास चलता हूं। जरा उसका मैं आ जाऊंगा आपके पास और आज खूब टाइम है, संजीव जी, खूब आराम से बात करेंगे। ओके। आरएम श्रीवास्तव साहब बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह रहे। प्रमुख सचिव गृह होने का मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के शासन में मुखिया का होना। मैं आम भाषा में दर्शकों को बताना चाहता हूं। श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताओ कि इस तरह की घटना अगर आपके कार्यकाल में हुई होती तो आप किस प्रकार का एक्शन लेते और क्या करते? देखिए, जो अभी श्री दुबे अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं वो राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है। यह व्यक्ति एक गुंडा है और ये अपनी गुंडई केवल राजनीतिक संरक्षण के सहारे पे चल रहा था। पुलिस अधिकारियों को बार बार कहा जाता रहा है कि जहां कहीं भी जाइए पूरी तैयारी के साथ जाइए। अब वो दुबे को पकड़ने गए तो वो आप देखिए कितनी कम फोर्स थी, मात्र 5 कांस्टेबल, 3 सब इंस्पेक्टर। अरे जब इस तरह का व्यक्ति था, वो उसने एसओ को पीटा था, एसओ की रिवॉल्वर छीन के उसी को ही लगा दी थी, तो समुचित फोर्स लेकर तो जाना चाहिए था। एलआईयू वाले क्या कर रहे थे? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंटेलिजेंस फेलियर, वो इतना सब वहां पे तैयारी करके रखे हुए हैं और इनको पता ही नहीं। मुखबिरी जो हुई, आपने बताया मुखबिरी हुई, वो अपना अलग है। तो इन सभी के खिलाफ लीडरशिप फेलियर तो है ही, इन सभी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन इन सब लोगों के जो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था, जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था, इनका आचरण था, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही कहना चाहूंगा। नहीं, मैं श्रीवास्तव जी एक चीज कहना चाहूंगा और मैं इस चीज का बड़ा प्रबल समर्थक हूं। फील्ड पुलिसिंग हमेशा एक्सपीरियंस्ड, मेरिट वाले, डेडिकेटेड, बेदाग लोगों को मिलनी चाहिए, जिनके हाथ में सीधा लॉ एंड ऑर्डर हो। पर ये सिफारिशें, ये पोस्टिंग्स, ये ट्रांसफर के खेल, अनप्रोफेशनल लोगों को जिनकी कोई मेरिट नहीं है, उनको अगर आप बैठाएंगे, जिम्मेदारी देंगे, ऐसी परिस्थितियों से 2-4 होना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं कि आपने भी अपने करियर में 400-500 आईपीएस के ट्रांसफर अपने दस्तखत से किए होंगे। कई बार आपको भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। जी हाँ, बात सही है आपकी एकदम। और जहां पे जो भ्रष्टाचार यानी कि जहां पे मलाई आती है, उन्हीं कुर्सियों के लिए सारी सिफारिश लगती है, सारा जोर लगता है। सब
ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो कि मलाईदार हों। हर विभाग में यही है, चाहे वो आईएएस में हो, चाहे आईपीएस में हो, चाहे किसी विभाग में हो, सब मलाईदार कुर्सी। ऑलराइट सर, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। प्रोफेशनलिज्म से कोई मतलब नहीं। ऑलराइट सर, उदयवीर सिंह जी, ये घटना बड़ी स्तब्धकारी है, बहुत ही चौंकाने वाली है। और जिस प्रकार से ये कुछ घटनाएं पुलिस के साथ हुई हैं, ये पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक विपक्ष के नाते मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं इस पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए जो बात है वो ये है कि पुलिस व्यवस्था पूरी खराब कर दी, फेल कर दी। क्यों कर दी? आप देखिए, इंटेलिजेंस का काम अपराधी का चल रहा है, पुलिस का नहीं चल रहा। पुलिस को एक्शन लेना है, पुलिस अपना एक्शन प्लान करती है, अपराधी उसका रेस्पॉन्स तय करता है। जिसको रेस्पॉन्स तय करना है वो आपसे आगे है। तो आपकी व्यवस्था में जो वहाँ के लोकल एसओ का प्रश्न आया है, वहाँ जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, आपने कहा कि पता करिए कि ये वसूली कैसे करता रहा। मैं कह रहा हूँ पता करिए कौन कौन पुलिस वाले पिछले 3 साल में उससे वसूली करते रहे, जो उसकी वसूली थी उसमें हिस्सेदारी करते रहे। जो प्रोफेशनलिज्म होता है कि एसटीएफ दुर्दांत अधिकारियों के पीछे लगती है। एक आईजी पूरे प्रदेश की एसटीएफ और पूरे नाक का बाल बना हुआ है, वो इकोनॉमिक क्राइम्स, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, इन पे काम कर रहा है। अरे ईओडब्ल्यू है और दूसरी संस्थाएं हैं, तो ये एसटीएफ जो बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स दुर्दांत अपराधियों के लिए, उसका काम दूसरा कर दिया। क्योंकि हर चीज़ में आपके हित हैं, हर जगह आपको अपना आदमी बिठाना है। पिछले जो डीजी गए, मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से सारे नीचे गिरने के रिकॉर्ड टूट गए। अब पूरा प्रदेश चिल्लाता रहा, किसी की बात, भारतीय जनता पार्टी के भी जनप्रतिनिधि की बात माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनी। उन्हें सजाती चाहिए। जातिवाद देश में है, प्रदेश में है, बहुत जगह है, लेकिन इस स्तर पर शर्मनाक बात है। और इस व्यवस्था खराब होने से पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, शासन प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया। उदयवीर जी, आप किसी सड़क चलते आदमी के पैर में गोली मार के अपना मेरिट बनाते हैं, हाफ फ्राई। और इस तरह का दुर्दांत अपराधी एक नई टर्मिनोलॉजी खोल दी है यूपी पुलिस ने, हाफ फ्राई। तो मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, मतलब व्हाट ए अनप्रोफेशनल, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, देखिए एक सवाल आया, ब्रजेश जी 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ जी। एक सवाल आया, खुलेआम आरोप लगा कि पुलिस की पोस्टिंग में पैसा लिया जा रहा था। एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे आरोप लगाया। मौजूदा डीजी ने, डीजी विजिलेंस होकर जांच की, रिपोर्ट पेंडिंग है, सस्पेंशन तक नहीं हुआ जिनको दोषी मान ऑलराइट सर, उदयवीर जी, आनंदलाल बनर्जी साहब, ओके, आनंदलाल अपनी व्यवस्था को खुद खराब कर रहे हैं। ओके, पुलिस के इकबाल की कहां बात कर रहे हो आप? ऑलराइट, अपराधी ये तय कर रहा है, मैं भागूंगा नहीं, प्लीज वेट, मैं हमला करूंगा, प्लीज वेट, 47 जैसे प्लीज वेट, ऑटोमेटिक वेपन से प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, इससे ज्यादा खतरनाक चिंताजनक स्थिति क्या हो सकती है? ऑलराइट, आनंदलाल बनर्जी साहब, एक पुलिस टीम दबिश डालने जाती है। मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं। दबिश डालने जाती है, पहले से पता होता है क्रिमिनल को, 30-35 शूटर वो घर पे स्वचालित वेपन्स के साथ रखता है। पुलिस अटेम्प्ट करती है, उधर से अटैक होता है, 8 पुलिस वाले शहीद कर दिए जाते हैं। और आपको पता है 6 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इंक्लूडिंग AK-47 लूट ली जाती है। सर, मुझे नहीं याद कि कभी किसी डीजीपी के कार्यकाल में छापा मारने गई उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ इतनी भीषण घटना हुई हो। आज का दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काला दिन है, आज शोक का दिन है। अजय डीजीपी, आप ये फील करते हैं? ब्रजेश जी, जो आपने कहा, जब शुरुआत में आप कह रहे थे, जो आपने कहा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि वी हैव बीन अनप्रोफेशनल, वी हैव बीन, देयर इज अ लीडरशिप फेलियर एट अ सर्टेन लेवल। और ये जो कुछ भी हुआ है आज, वो बहुत दुखद है। और ये जितने भी लोग हैं जो कि शहीद हुए हैं, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। समस्या ये है कि ऐसा हुआ क्यों, समस्या ये है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, ये रेड इन्होंने पहले, एक दिन पहले कोई बात हुई थी, उसको छिपाने के लिए इन्होंने रेड की, उसको दूर करने के लिए इन्होंने रेड किया था और रात का वक्त चुना था।
यही अगर अच्छी तरह ट्रेंड होता ये सवेरे का वक्त चुनते, फर्स्ट लाइट में, जहां की सब कुछ दिख रहा होता हो। अगर वहां पर वो सामने रोड रोकने वाली सामान था या कुछ भी था वो दिख जाता। 50 के एक अभी किसी सज्जन ने कहा कि 4 ही आदमी गए थे, ऐसी बात नहीं है। 8 आदमी डेड हैं और 6 लोग या 7 लोग इंजर्ड हैं, माने सीरियस इंजरीज हैं, बाकी भी इंजर्ड होंगे। तो इसमें वहां करीब 50 लोग गए थे, सिर्फ जो जिसका क्षेत्र था, जो एसओ था, वो नहीं था। इसकी लीडरशिप एक डिप्टी एसपी ने किया। अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ पिछले सालों से 2001 से लेके जो भर्तियां हुई हैं 2011 से लेके अभी तक, उसमें ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है। और उसके बाद समस्या ये आई है कि कभी जो ऑलरेडी ये किसकी ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं? उनकी भी ट्रेनिंग दोबारा नहीं हुई है, तो जो अनट्रेन्ड आदमी, अनप्रोफेशनल आदमी है, वो जा रहा रेड करने। यही रेड अगर सवेरे किया होता, सवेरे 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तो डेफिनेटली ऐसी समस्या नहीं आती। तो सर, जब अनुभवहीन लोगों को आप कमांड दोगे तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? हाँ सर, अनुभवहीन लोगों को आप कमांड दोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे? देखिए, जिनका सारा जीवन एजेंसी में जांच करते करते गुजरा हो, फील्ड की एक आध पोस्टिंग में रहे हो, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि फील्ड में कौन सा वो सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे? होप मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूं, मगर उस पर मैं कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि हमसे जो गलती हो गई है अब, और जो एक बड़ी शर्मनाक बात है, ये रिपीट न हो, इसके लिए हम लोगों को अभी से तैयार रहना पड़ेगा। हमको इसके लिए चेष्टा करना पड़ेगा, हमको इसके लिए दोबारा अपने को ट्रेन करना पड़ेगा। सर, मेरिट, प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी, बस ये 3 चीज नोट कर लीजिए आप सर। मेरिट, प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी। अगर आप फील्ड में किसी को पोस्ट कर रहे हैं, चौथी कोई बात मानी नहीं जानी चाहिए। उस दिन देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल, और ये पुलिस ने करके दिखाया है। यही एसटीएफ थी सर जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी ली थी, और इसी एसटीएफ ने मार गिराया था। तब टेक्निकली इतने अपडेटेड भी नहीं थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसी एसटीएफ ने करके दिखाया था। बट कॉम्पिटेंट लोग को तो लाइए, मेरिट वाले लोग तो लाइए, प्रोफेशनल पुलिसिंग तो दीजिए सर। कब तक ये पर्ची पे लिख के आएगा और आप एसएसपी, आप आईजी, आप डीजीपी, आप फला पोस्ट करते रहेंगे? पता करेंगे उसका इतिहास क्या है। बनर्जी साहब, गो अहेड। देखिए, समस्या तो है, इसमें कोई और राय नहीं। अभी आरएफ श्रीवास्तव साहब भी बोल रहे थे, बतौर होम सेक्रेटरी रहे हैं, और आपने कहा भी कि उनके दस्तक से 500 तबादले हो गए होंगे। हम भी जानते हैं कि तबादले के समय क्या समस्याएं आती हैं, किस प्रकार के प्रेशर होते हैं, परंतु उनके बीच में से कोशिश ये हरदम रहती है, चाहे कोई भी हो, चाहे होम सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो, कि बेहतर से बेहतर आदमी को ही पोस्ट किया जा सके, जो कि उस जगह को संभाल सके या उस वहां पे न्याय कर सके जी। ये देखिए, ऐसा है, जब तक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट में रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा। दूसरी बात, जहां तक कि पॉलिटिशियन का किसी क्रिमिनल से नेक्सस है, एनएन वोहरा कमेटी ने बड़ी साफ बात कही थी कि नेक्सस क्यों है। सर, बात बुरी लगेगी, पर सुन लीजिए सर, क्रिमिनल्स का और पुलिस का बहुत मजबूत नेक्सस है, और इसमें पॉलिटिशियन भी शामिल है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी सम्मिलित है इसमें। चलिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ऑल राइट सर। सूर्य कुमार शुक्ला जी, फॉर्मर डीजी है मेरे साथ, फील्ड का बड़ा लंबा अनुभव है इनके पास। भाई शुक्ला जी, मैं तो स्तब्ध हूँ इस घटना से। मुझे उम्मीद है कि जब से आपको पता चला होगा आप भी हैरान हुए होंगे। बिल्कुल, ये काला दिन है आज पुलिस के। बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं। आज पुलिस के लिए बहुत अफसोस का दिन है और बहुत चिंता का विषय है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और उस बात से भी सहमत हूं कि ये पूरी तरह तभी होगा जब प्रोफेशनल और इंटीग्रिटी के अच्छे अच्छे अधिकारी जिम्मेदार जगहों पर रहेंगे। अब बात इस पर आती है कि ये घटना क्यों हुई थी, तो मैंने भी अलग अलग सूत्रों से इसके बारे में मालूम किया कि वो क्रिमिनल जो माफिया विकास बिकरू, वो हालत ये हुई कि उसको ये बता दिया गया किसी ने कि तुम्हारा आज इनकाउंटर हो जाएगा, तुम मार दिए जाओगे। और दूसरी तरफ किसने बताया सर? जो उसके इन्फॉर्मर थे, अब चाहे वो उसके पुलिस थे, चाहे वो उसके दोस्त थे,
उन्होंने बताया पुलिस कि कुछ तुम कर आज रही है, मार ये बात दिए विकास जाओगे। दुबे को कैसे पता? और ये भी मैं सर एक ही बताया बात पूछ रहा हूँ, कि पुलिस कुछ कर रही है विकास दुबे का कैसे पता? ये अब जो पता लग रहा उसके सर्किल से, वो हमको ये पता लगा कि उसको ये आशंका हुई कि आज मैं मार दिया जाऊंगा, और इस आशंका के कारण उसने सोचा कि मार दिया जाऊं तो इससे अच्छा ये किसी तरह बचूं। दूसरा जो उसकी बात उसके सर्किल में फैली कि ये 307 का मुकदमा उसके 1-2 दिन पहले लिखाया गया, नो इंजरी केस था, उसको लगा शायद मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। और जबकि पुलिस की तरफ से मतलब फर्जी 307 था उसके खिलाफ, तो उन पर उनकी जो नो इंजरी थी, उनका जो 307 पक्ष का था, मतलब क्या हुआ? उस पर आगे पुलिस ने जो जांच की और पुलिस गई तो उस पर जिस प्रकार से जो चूक हो गई, ऐसे कि कैसे पुलिस चूक हो ने गई कि कभी आप ब्रजेश जी ये गुलाब सोचा का नहीं फूल लेके था। जा रहे हैं, किसी अपराधी के यहाँ जा रहे हैं, तो आप मतलब इतने तैयार हुए बिना चले गए, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, ब्रजेश हेलमेट जी, नहीं। जो चूक, जो गलती पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों से हुई, उसकी बड़ी भारी कीमत उनको भी चुकानी पड़ी अपनी जान दे करके, और पूरे पुलिस विभाग को ओके भी सर। बड़ी भारी कीमत चुकानी ओके, पड़ी। नेक्स्ट राउंड में आता हूं सर। ओके, और साथ में लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए ब्रजेश जी सर, 10 कि सेकंड पुलिस पर तो आलोचना का शिकार पुलिस को होना ही पड़ता है, अगर मर भी जाए तो भी पुलिस की खामियों की बात होती है। बड़े स्मार्टली आप लेकिन अपने को बचा रहे हो, लेकिन बड़े स्मार्टली जरा- आईपीएस अफसरों को आप पुलिस के साथ जोड़ के अलग किए ले रहे हो। जरा ब्रजेश आप जी ये भी सोचिए, ना कि सर, 4 बार नो, नो, सर। गैंगस्टर लगाया पुलिस ने, 60 बार इस बदमाश आप के लोग खिलाफ रूलर हैं ने पुलिस मुकदमा डिपार्टमेंट लिखा, के, शासक और हैं। 60 बार पुलिस ने आप लोग गिरफ्तार शासक किया, हैं पुलिस के। और अगर इसके बावजूद आप कभी बरकरार रहा लीडरशिप तो ये सामने से क्यों नहीं देते हैं सर। कहते? बिरले ये उदाहरण कहिए है जो लीडरशिप कि सामने जिन से देते लोगों ने हैं। बचाया, जिन लोगों ने इसको संरक्षण Alright. दिया, उन पर क्या कार्रवाई हुई, Correct. और उन लोगों को क्यों अरे नहीं उनसे बेनकाब किया गया? महासूरमाओं से कौन लोग पूछो ना, बार-बार इसको जमानत जो कराते रहे? 5-5 मेडल पाए हैं। कौन लोग एक सेकंड सजा- सुनो तो सही आप, कौन लोग एक सजा सेकंड देने सुनो तो से सही, बचाते रहे? अरे अगर सुन न्याय तो- हुआ होता ब्रजेश सुन जी, तो लो, ये आदमी ये अब 5-5 तक मेडल 10 सितारा बार सजाए फांसी सीने पर पे, लटक चुका होता। जिनको आप पोस्टिंग देते थे वहां पे 5-5 मेडल लगाए हुए, डिस्क, डीजी डिस्क, प्रेसिडेंट डिस्क, ये सब लगाए अफसरों को, डेकोरेटेड वालों को जो पोस्टिंग दिए थे, उनसे भी पूछा कि तुमने 3 साल में क्या किया था? ये बिल्कुल इसकी तो जवाबदेही होगी ही। ओके। आज जो घटना हुई है, लेकिन आप ये बहनों भाइयों सोचिए एक सेकंड, कि अगर हमारी न्याय माननीय शुक्ला व्यवस्था जी, ने समय से दंड मैं दे दिया होता, आपको तो धन्यवाद आज ये करता हूं, और एक दुर्घटना न होती। मिनट रुक और जाओ। तुरंत ओके, जरूरत ओके। है ब्रजेश जी की न्याय मैं एक व्यवस्था बहुत और पुलिस इंपॉर्टेंट व्यवस्था आदमी को में बुलाया हूं आज, व्यापक आमूल 1 मिनट रुक जाओ, परिवर्तन किए वापस जाएं। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, मेरे साथ आर के चतुर्वेदी साहब हैं, 38 साल इन्होंने पुलिस की नौकरी की है, 38 साल में 36 साल इन्होंने फील्ड में बिताया है। ये नक्सल आंदोलन भी इन्होंने हैंडल किया, और पंजाब का आतंकवाद में ये सामने से लखीमपुर खीरी साइड में नेपाल बॉर्डर पे इन्होंने हैंडल किया। लखनऊ के दंगा भी झेला और नोएडा का बवाल भी झेला, तो इनके पास फील्ड का बड़ा अच्छा अनुभव है। तो मैं इनसे प्रोफेशनली पूछूंगा कि चूक हुई क्यों। इनको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि ये फील्ड में सर्वाधिक काम करने वाले आईपीएस अफसर हैं। तो भाई चतुर्वेदी जी, एक तो धन्यवाद कि आप बिरले ही पकड़ में आते हैं, आज आ गए पकड़ में। तो अब मुझे बताइए कि ये चूक कैसे हुई, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, कौन लोग जवाबदेह हैं, और ऐसे जब आप रेड मार्क डालने जाते हैं तो क्या ऐसे ही जाते थे क्या आप लोग? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं एज ए पुलिस ऑफिसर आज जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा। और हम धीरे धीरे, मैं जब आपका मुख्य प्रश्न है, मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग धीरे धीरे प्रोफेशनली कमज़ोर होते जा रहे हैं। हर हमारे जो हम लोग कार्रवाई करते हैं उसमें जो पहले से तैयारी हमें करनी चाहिए थी वो हमने बिल्कुल नहीं की है। ऐसा लग रहा है कि हम जैसे एक 60 मुकदमे के अपराधी को न पकड़ने जा करके एक किसी जेबकतरे और किसी छोटे से अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। हम अपनी ट्रेनिंग भूलते जा रहे हैं। जैसा कि सर ने कहा, बनर्जी साहब ने, कि ट्रेनिंग जो ये 2006-07 के बाद के लोग भर्ती हुए हैं, इनकी वो जो रगड़ाई वाली ट्रेनिंग होती थी जिसकी वजह से ये चीज़ों को समझते थे, देखते थे, परिस्थितियों को जानते थे, वो ट्रेनिंग नहीं हुई और न इन्होंने वो मौके देखे हैं। अगर बगल से एक बार गोली निकल जाती है तो आदमी आधा ट्रेंड तो खुद हो जाता है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। और जो मैं सबसे बड़ी चीज़ इसमें कहूँगा कि जो ब्लैक शीप, कोई न कोई ऐसा है जो सूचना उससे तक पहुँचाया है उसने, और वो निश्चित रूप से पुलिस का है। हम पुलिस के सिपाही आप ये मानते हैं कि इसमें मुखबिरी हुई है? बिल्कुल 100% मुखबिरी हुई, अदरवाइज इतनी तैयारी से कोई हो ही नहीं सकता था। और एक चीज़ मैं बहुत छोटी सी चीज़ कहूँगा, बड़ा छोटी चीज़, उदयवीर जी वेट करिएगा। इसमें
होता क्या है कि सिपाही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, थाने का ड्राइवर कभी ट्रांसफ़र नहीं होता, थाने के दफ्तर वाले ट्रांसफ़र नहीं होते, और यही बैठे बैठे 8-8 साल 10-10 साल अधिकारियों के ड्राइवर होते हैं, थानों के ड्राइवर होते हैं। वो सबसे बड़े मुखबिर होते हैं, क्योंकि एसओ वगैरह तो आते जाते रहते हैं। अपराधी भी वहीं का होता है, और 10-10 साल 15-15 साल की नौकरी करके ये वहीं के वहीं रहते हैं, और इनके ट्रांसफर्स में, इनके हटाए जाने पर कभी कोई ध्यान नहीं देता। तो ये सबसे पहले ज़्यादा मुखबिरी का शक इस तरफ ज़्यादा है। जिस पार्डन, मुखबिरी का शक इन लोगों पर अधिक होता है। डेफिनेटली जो लोग लगातार वहां से दोबारा पोस्टिंग न होने का नियम है, अगर एक बार निकाल लिया जाए तो न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो उस थाने अगर विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी को आप पकड़ने जाते हैं तो आपको किस प्रकार की तैयारी की जरूरत होती है, और मॉनिटरिंग कौन किस लेवल का अफसर को करना चाहिए? मॉनिटरिंग हमेशा सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को करनी चाहिए, और अगर सीओ लेवल का अधिकारी लीड कर रहा है तो एसएसपी को करना, तो एसएसपी तक कम से कम उसको जानकारी होनी चाहिए, चाहिए, और आईजी को भी जानकारी होनी चाहिए, ग्रेड ऐसी है होनी चाहिए। अब होता लूप में सबको होना चाहिए, पूरे उसमें होना इंक्लूडिंग एडीजी एलओ को भी। वहां तक तो मैं नहीं कहूंगा वहां तक होगी, लेकिन कम से कम जो कानपुर के अधिकारी थे सभी को जानकारी होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो कम्युनिकेशन गैप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस तरह की तैयारियों में हमेशा होमवर्क किया जाता है। कहीं भी हम लोगों ने भी, आपने बताया अनुभव रहा है हम लोगों का, हम लोगों ने एसपी सिटी लेवल तक पे क्रॉलिंग करके गए हैं हम लोग, जहां ये पता हो कि एक ऐसा अपराधी जो कि थाने के अंदर घुस करके मर्डर कर चुका हो, उसको क्रॉलिंग मतलब लेट के गए। हाँ, बिल्कुल लेट करके। तो उस थाने पे उस आदमी के खिलाफ दबिश देने के लिए हम लोग, पता चला बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह से भीड़ बना करके जा रहे हैं। और हमें ये भी अंदाज, हमारा कोई क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम फेल्योर है। अगर उस गांव में कोई मुकदमा लिखाने वाला है तो हमारा इन्फॉर्मर भी होना चाहिए। अगर वहाँ कोई तैयारी हो रही, तो जो जैसा किसी ने कहा कि क्रिमिनल का इंटेलिजेंस सिस्टम हमसे बेटर वर्क कर रहा है, हमारा मूवमेंट उसको पता है, उसका मूवमेंट हमें नहीं पता है जी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मेरा कंप्लीट लीडरशिप फेल्योर, लीडरशिप, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, और दूसरा जो हमारा बेसिक पुलिसिंग से चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। इलाके में आदमी की पकड़, 1-to-1 कॉन्टैक्ट, अब हम मोबाइल पे और ट्विटर पे और इस सब चीज़ों पे रहते हैं, हमारा इंसान से संपर्क ही नहीं है। इंसान से संपर्क ही नहीं तो हमें बताएगा कौन? हमें तो जिसके खिलाफ पुलिस थाने में हत्या की गवाही पुलिस न दे, तो वो कितना बड़ा दुर्दांत क्रिमिनल हो सकता है, कितना प्रभाव होगा। और कई साल से ये लगातार वहाँ पूरे अंधना मन्ना क्षेत्र की वसूली कर रहा है, ये सभी को पता है। कार्रवाई न होना ये बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज़ है, और कार्रवाई न करते करते हमने पूरे उसे राक्षस बना दिया, और उस राक्षस के करने का परिणाम ये है कि हमारे आज 8 लोग शहीद हो गए, और पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के इकबाल पे सवाल पैदा हो गया। ऑलराइट भाई, बीरेन जी, आज घटनाक्रम आप सुबह से नज़र तड़के रात से बनाए हुए हैं, क्या कुछ महसूस किया आपने, क्या कुछ देखा, गलती कहाँ पे हुई, किस तरह से पुलिस की लीडरशिप की फेल्योर है, और अभी भी अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते हैं? अभी भी डीजीपी का जिस तरह से बचकाना बयान आ रहा है, मैं हैरान हूँ। या तो बयान देने से पहले थोड़ा सोच विचार लें कि क्या बोल रहे हैं। कह रहे सोची समझी साजिश के तहत किया गया ये हमला। अरे तो पता ही है कि सोची समझी साजिश के तहत रहेगा, वो कोई ऐसा थोड़ी गुलाब का फूल लेके बैठा है। वीरेन जी। नहीं ब्रजेश जी, पुलिस ऑपरेशन की सूचना अपराधी को लीक हुई कि रात में आज पुलिस का ऑपरेशन होगा, तो उसे भाग जाना चाहिए था, और उसने मुकाबला करने की उठानी, हमले की तैयारी की। इसमें पुलिस का सूचना तंत्र का फेल्योर है। दूसरा, उसने रास्ते पर जेसीबी लगा दी और पुलिस को पता नहीं चला, और पुलिसकर्मी उतरे, उसने गोलियों से भून दिया। जब गांव-गांव में, घर-घर में सबके पास मोबाइल है, तो आज पुलिस का सूचना तंत्र इतना कमजोर कैसे है? पुलिस क्या खाली वसूली के लिए गांव में जाती है? खाली उसको दिन भर पैसा कैसे बनाना है इस पर ध्यान लगाना है, इसलिए कोई पुलिस को सूचना नहीं देना चाहता? ये बहुत बड़ा सवाल है एक तरह से। क्योंकि जब ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात ये समझ में नहीं आती कि जिस अनंत देव तिवारी ने 2 साल से ज़्यादा एसएसपी कानपुर रहते हुए 150 से ज़्यादा हाफ इनकाउंटर कराए, उनको क्या विवेक दुबे की याद नहीं आई? 60 मुकदमे का आरोपी को वो इसलिए इस दिन के लिए उन्होंने बचा के छोड़ा था कि वो 8-8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दे, तब याद आए। अरे बनर्जी साहब उनको मेडल पहनाए भाई, आप कैसे बनर्जी साहब के सामने आलोचना कर रहे हो? नहीं, वो सब ओपी सिंह की देन थे उत्तर प्रदेश की पुलिस में, और ये हर कोई जानता है कि वो कैसे लोगों को चुनते थे। आज ब्रजेश जी ये बताइए, थाने का मुआयना होता है, जिलों के रेट होने लगे, जिलों के। एक सेकंड भाई उदयवीर जी, लेट हिम कम। थानों का मुआयना होता है,
डीजीपी से लेके एडीजी, आईजी, संजीव सबर किए बैठे हैं कितनी देर से? एडिशनल एसपी, सीओ सब मुआयने पे जाते हैं। ये क्या मुआयना करते हैं? देखिए, थाना अध्यक्ष बदलने की ताकत तो तैनात करने की ताकत एसपी में है। सीओ एडिशनल कुछ चाह कर भी मुआयने में कमी पावे तब भी नहीं लिख सकते। सूचना तंत्र फेल्योर है तब भी उनके कहने पर कुछ नहीं होगा। तो अगर आज कोई आप व्यक्ति निर्णायक हो तो सीधे कानपुर के एसएसपी और पूर्व एसएसपी को निलंबित कर दे उठा के। और थाना अध्यक्ष तो जो मरे हैं, जिनकी जान सांसत में है वो फंसी है। सबसे पहली जिम्मेदारी थाना अध्यक्ष और एसएसपी कानपुर की है और इससे पहले नंदेव तिवारी की है जो इन लोगों ने कांड किया। अब आप ये बताइए ब्रजेश जी कि जवाहर बाग में राम वृक्ष यादव, एक एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और फरा का थाना अध्यक्ष मारा गया सपा सरकार में। ठीक है। तब ये चिल्लाए संजीव मिश्रा बैठ के कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा फला फला सरकार। और आज इनके नारा नहीं निकल रहा है। तब ये कपड़ा फाड़ के चिल्लाते थे कि यादवों की सरकार है, लुटवा दिया, जमीन कब्जा कर लिया, हत्या करा दी। आज ये कहां चले गए? उत्तर प्रदेश ने आज अपने 8 वीर सपूतों को खोया है। किसी की मां अभी रो याद रही दिला है। दो कि ये मथुरा वाले इस समय अफसर कहाँ पोस्ट हैं, तो अभी इनको मिर्ची लग जाएगी। मथुरा के डीएम साहब सीबीआई जांच में फंसे हैं, वो डीएम बन गए हैं। कहाँ के? अरे जहाँ से ठीक है, दूसरा कंप्लीट करिए जी। और वहाँ जो एसएसपी थे वो डीआईजी रेंज हैं। तो ये क्या भ्रष्टाचारियों बेईमानों पर कार्रवाई करने की बात करेंगे? ये इनका दोहरा चरित्र है। ये लोग खाली झूठे दावे करके आज जनता को बरगलाने का एक काम बात कर बताओ, रहे मैं हैं। तो उम्मीद कर रहा था कि आज कम से कम 2-4 अफसरों के खिलाफ तो कार्रवाई होती, पर अभी तक तो मुझे कोई इंडिकेशन लग नहीं रहे। आपके पास कोई सूचना है ऐसी? ब्रजेश जी, जब मुखिया मुंशी हो, बाबू हो, तो कार्रवाई कौन करेगा? जिसने पूरी जिंदगी बाबूगिरी की। देखिए, आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं जाता, मारा नहीं जाता। बाबूगिरी से आपका मतलब क्या है? अरे सब आज बवाल न करवा दीजिए हमसे। अच्छा ठीक है, ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक पकड़ा नहीं जाए, मारा न जाए, तब तक डीजीपी, एडीजी, एलओ लखनऊ न लौटे, कानपुर रहेंगे, लखनऊ न लौटे। 1-1 करोड़ रुपया दिया गया है जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, जिनके घरों में आज चिराग बुझ गए हैं। एसटीएफ, आरएफ, कांसीराम नेवादा का जो जंगल है जहां 3 बदमाश छुपे होने की सूचना आ रही है, वहां पर काम्बिंग चल रही है। 2 को मारा गया है ऑलरेडी जी। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी ब्रजेश जी, दुख का दिन है, बहुत कड़ा दिन है, सबका गुस्सा जायज है। एक हिस्ट्री सीटर पुलिस कर्मियों को इस तरह से खुलेआम मारेगा उत्तर प्रदेश में, ये किसी ने सोचा नहीं था। और लेकिन आज भाजपा की सरकार है जो कहती है कि हम उन हर दोषियों को सजा देंगे। तो जिसने माल बनाया, अपराधियों को संरक्षण दिया, उन अफसरों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? ये संजीव मिश्रा आज बता के जाएं। देखिए, जो आज दर्द है, तमाम घरों के चिराग बुझ गए हैं। जल्दी घर वापस आ जाओ, बहुत ही याद आती है, और कहाँ गए हो लाल मेरे, माँ ये आवाज़ लगाती है। तमाम माँओं ने अपने बेटे खो दिए, तमाम महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया, तमाम बच्चों से आज उनके पिता का साया छिन गया होगा। कितना दर्द है। लेकिन जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज उनको नमन करना है। भारत समाचार उनको नमन करता है, और हमने सुबह से जो हो सकता है भरसक, जितने छेद हैं, जितने गड्ढे हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। सरकार चाहे तो इंसाफ दे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके, आरोपियों को सजा देके जी वीरेंद्र, हमारे परिजनों को और पुलिसकर्मियों को इंसाफ दे सकती है। ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है, जब एक जवान शहीद होता है या मरता है, तो उसने लिखा है कि माँ मुझे बाहों में भर लो। एक मरते हुए हमारे जवान की, हमारे वर्दीधारी पुलिसकर्मी की क्या इच्छा है, सुनिए। चीथड़े हुआ मेरा तन, और गोदी चाहे फिर भी मन, और लाड दुलार मेरा तुम कर लो, माँ मुझे बाहों में भर लो।
यही थी मेरी इच्छा अंतिम, लिपटा तिरंगा है हुआ है रक्तिम, और 100 के नाम पे मांस का टुकड़ा देख सकेगी माँ अब तू ना मुखड़ा, और मेरे सारे दर्द माँ हर लो, माँ मुझे अब बाहों में भर लो। ओहो, आपने तो बहुत भावुक कर दिया वीरेंद्र जी, बहुत भावुक कर दिया। धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी। संजीव जी, मैं क्या पूछूं आपसे, मतलब वीरेंद्र जी ने तो बहुत मुझे इमोशनल कर दिया। ये घटना वाकई बड़ी स्तब्धकारी है। अगर आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे संजीव मिश्रा, ये पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, याद रखिएगा इस बात को। संजीव जी, क्या पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी अगर आपने कार्रवाई नहीं की? नहीं, बिल्कुल। मैंने ब्रजेश जी शुरू में ही कहा कि योगी जी खुद इसीलिए कानपुर गए थे, और निश्चित रूप से योगी जी खुद भी तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक विकास दुबे का कोई ना कोई ठिकाना नहीं मिल जाता है, और उनके साथियों का भी ठिकाना नहीं मिल जाता है। लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था। मैं ये भी नहीं कहना चाहता था कि वो समाजवादी पार्टी में था, जिला पंचायत का सदस्य था, या उसके बाद रहने दो, आपके पिटारे भी खुलेंगे, फोटोग्राफ्स आपके हैं कि बहुत लोग। एक मिनट। तो मैं ये नहीं कहना चाहता था। मैं तो ये जानना चाहता था कि आखिर अखिलेश यादव जी ने आज ट्वीट करके ये क्यों नहीं कहा कि विकास दुबे को हमने समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, और सरकार अब उस पर जो कार्रवाई करेगी हम सरकार के साथ खड़े। आज यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हम पर आरोप लगा रहे। आप संरक्षण देने वाले लोगों में से हो। ये जवाहर और ये कानपुर का कांड, ये मिली जुली साजिश है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी कहलाती है, और आज ये बस समाजवादी पार्टी की आड़ में छिप लो, कुछ करना मत, कुछ करना मत। एक काम करो, समाजवादी पार्टी के पीछे छिप लो, यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर पाओगे। यस उदयवीर जी, गो अहेड। जो संरक्षण दे रहे हो जनता को मालूम है। उदयवीर जी, गो अहेड। जो संरक्षण दे रहे हो जनता को मालूम है, जनता इसलिए जवाब देती है। ओके, गुंडों और अपराधियों की जो पार्टी, गुंडों अपराधियों को जो संरक्षण, ये न्यायती बेशर्मी की बात है जो भाजपा के प्रवक्ता ने की। ओके संजीव मिश्रा, ओके संजीव मिश्रा, ऑल राइट। क्यों नहीं निकाला? ओके, अब उनको बोलने दो, शांत हो जाओ। क्यों नहीं निकालते हो उसको पार्टी से? ओके, क्यों नहीं 6 साल के लिए चुप कराइए पहले। ओके संजीव मिश्रा, संजीव मिश्रा, समाजवादी पार्टी चिल्ला करना चाहती गुंडों को। ओके, क्यों नहीं ऐसा कर रहा? अच्छा ठीक है, चिल्ला नहीं करना चाहता। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा छोड़ो, मुख्यमंत्री की बात करो। समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं निकालते हो? मैं जाना नहीं चाहता। उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की है। इसको जवाब दे। 8 पुलिस वालों की हत्या की है। समाजवादी पार्टी चूड़ी पहन के बैठे। चुप, क्यों अपनी संरक्षण दे रहे हो? इनको अरे मत, संजीव मिश्रा, संजीव मिश्रा करते हो। ओके संजीव मिश्रा, विकास दुबे को संरक्षण देना बंद करो, समाजवादी पार्टी से बाहर करो। अरे बोल लिया तो बताओ, मैं बोलूं फिर। एक ओके बोलिए ना, आप सुनो जरा दूसरी बात। यस बोलिए उदयवीर जी। मैं कह रहा हूं 2004-5 का एक पोस्टर दिखा रहे हैं ये। उस पोस्टर में न उसका चुनाव चिन्ह है, न समाजवादी पार्टी जी, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाना चाहता कि फोटोग्राफ में कौन है कौन नहीं है। वो क्रिमिनल था, क्रिमिनल है, क्रिमिनल रहेगा। वो क्रिमिनल था। ब्रजेश पाठक वो क्रिमिनल था। मंत्री के साथ उसके फोटो हैं आज। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उसकी सीडीआर निकालिए, उसकी सीडीआर निकालिए। की बात कहोगे जिन लोगों से उसकी बात हो रही थी, वो संरक्षण दे रहे थे। इनका नाम लोगे? उन लोगों को कार्रवाई करिए, चुनाव लड़ाने वाली उन लोगों को जेल भेजिए। संजीव जी, आपने बोल दिया, डिबेट को सभ्य तरीके से चलाओ। ये फूलन देवी को पहले किसे पार्लियामेंट में पहुंचाया? आज जो है बहुत बड़े फूलन देवी को किसने पार्लियामेंट में पहुंचाया बताओ? ये आज ईमानदारी से बताओ। हमको सिस्टम ये मुख्तार अंसारी को इतना बड़ा अपराधी बनाने वाले कौन है? समाजवादी खुद ही अपराधियों के संरक्षण में बड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बढ़ाने वाले कौन है? कौन सी पार्टी बढ़ा रही है? मुकदमे क्यों ऐसी बात कर रहे हो? जैसे 3 साल से आप सरकार चला रहे हो, 6 साल हर जिले का पैसा तय है, और उसके बाद ये कौन सा कप्तान कितने पैसे देगा? इस तरीके की बात करो। और ये सारी जानते हुए भी देते हो गुंडों लगातार बैठे थोड़ी सभ्यता होनी चाहिए डिबेट के लिए। डिबेट के लिए थोड़ी सभ्यता होनी चाहिए। असभ्यता से साथ डिबेट नहीं करूंगा मैं। नो गलत बात, गलत बात। शांत, दोनों लोग की आवाज बंद कर दो। बंद करिए दोनों की आवाज। गलत, दोनों लोग की आवाज बंद करिए।
भाई आर एम श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप मुझे बताइए आर एम श्रीवास्तव साहब, ऐसे मामलों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शासन का क्या होना चाहिए और शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? उदयवीर जी प्लीज वेट, उदयवीर जी प्लीज वेट, मैं आता हूं आपके पास। पहला तो ये एक मिनट एक सवाल पूछूंगा बस। मैं दूंगा टाइम आपको, उदयवीर जी मैं टाइम दूंगा। जमानत पे होगा ये जी नहीं मैं पहले पूछना चाहता हूं ताकि ये जो अधिकारियों की राय आ जाए। जो एक सेकंड रुक जाइए आप, एक सेकंड रुक मामलों जाइए। में जमानत पे होगा हाँ बोले आप श्रीवास्तव जी, गो अहेड। तो वो इनकी जमानत कैंसिल करने के लिए तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और फिर अब इसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि ये गिरफ्तारी से बचे नहीं, और गिरफ्तार करके अभियोजन ऐसा होना चाहिए कि इसकी ताज़िंदगी जमानत हो नहीं, ऐसा विवेचना होना चाहिए, ऐसी विवेचना होना चाहिए। श्रीवास्तव जी, विवेचना कैसे होगी? छूटे नहीं। जिसने थाने में मर्डर किया हो उसके खिलाफ कोई गवाह पुलिस वाला न दिया हो, थाने के भीतर जिसने मर्डर किया हो और किसी पुलिस वाले ने उसके खिलाफ गवाही न दी हो, उसके खिलाफ कौन सी एजेंसी से आप विवेचना करा लोगे? वो यही तो, इसी को तो मैं आतंकवाद कहता हूं, यही टेररिज्म है एक्चुअली। ठीक है, वो फिर अगर यहाँ पे ट्रायल नहीं चले तो कहीं और चले। उन्नाव में केस हुआ था, दिल्ली में ट्रायल चला, वहां पे बड़े बड़े गुंडे सब पानी मांगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, वहां एब्सोल्युटली पे राइट, एब्सोल्युटली राइट, निशित कटारा हत्याकांड में, एब्सोल्युटली निशित कटारा हत्याकांड में दिल्ली में ट्रायल चला, बड़े बड़े गुंडे पानी मांगे। ऐसी कौन सी बात है? और जिन पुलिस वालों ने गवाही नहीं दी उनको पुलिस में रहने का कोई औचित्य नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। तो आप होते तो बर्खास्त कर देते, साथ में उनको भी उन आप होते तो बर्खास्त कर देते, कर्तव्य के रास्ते में जो पुलिसकर्मी बलिदान हुए हैं आप होते तो बर्खास्त करते। श्रद्धांजलि दूंगा, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि बिना तैयारी के, जैसे चतुर्वेदी साहब ने कहा, अनुभवी अधिकारी, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कि बिना तैयारी के जाना ही नहीं चाहिए। उस गांव का चौकीदार, उसको इत्तला देनी चाहिए थी, उस गांव के चौकीदार को हटा देना चाहिए, ऐसी चौकीदार रखने से फायदा नहीं। बनर्जी साहब आप क्या मानते हैं कि किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? लीडरशिप पर कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, पुलिस लीडरशिप पर? देखिए, लीडरशिप पे हम बाद में कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले कार्रवाई जो है वो इस बात की होनी चाहिए कि इस आदमी को अकाउंट फॉर करना है, इसको गिरफ्तार करना है, इसको वापस, चाहे इसके जितने भी बेल हुए हो, सब कुछ हो, उसको कैंसिल करना है। ही हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना हुई है इसकी एक ऐसी ऑडिट हो या रिपोर्ट हो या जांच हो जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि हुआ क्यों, कौन दोषी है, उसको आपको अपॉर्शन ऑफ द ब्लेम करना चाहिए। यू हैव टू गिव हिम सफिशिएंट। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी इंक्वायरी शासन ने अभी तक ऐसी कोई इंक्वायरी अनाउंस नहीं की है। देखिए, ऐसा अगर शासन ने इंक्वायरी ने अनाउंस किया तो वहां डीजीपी है, उनको इसको कर देना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनके पास बहुत सारे अन्य अधिकारी उनसे तो कोई सवाल करो तो वो हर बात में एसटीएफ की आड़ लेते हैं, एसटीएफ करेगी। देखिए, एसटीएफ जो है वो एक क्रिमिनल को पता लगाने का, क्राइम को पता लगाने का जरिया माश है, वो हर चीज की दवाई है, ये मुझे नहीं समझ में आता। पर इस सरकार में तो वही हर चीज की दवाई है ना। अब हर मर्ज की दवा हो गई है, इसका मेरे पास ओके, सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका फील्ड का अनुभव क्या बताता है कि इस पे किस तरह के दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ब्रजेश जी, मैं तो ये कहूंगा ब्लैक शिप्स की बात हो रही थी, कैसे आपने बहुत जानकार और अनुभवी अधिकारियों का पैनल बुलाया हुआ है, और ये भी कहावत सुनी होगी कि बुद्धिमान और वरिष्ठ लोग केवल घटनाओं और व्यक्तियों पर चर्चा न करके व्यवस्था को सुधार देते हैं ताकि वो हरदम के लिए आगे उस तरह की पुनरावृत्ति न हो। और उस हिसाब से खाली एक कल्पना करिए कि अगर कायदे से इस आदमी पर मुकदमे चले होते, जो आर.एम. श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं, जमानत न हुई होती, कैसे इतनी बार 60 बार ये आदमी गिरफ्तार हुआ? थाने में हत्या की मंत्री की जो पुलिस वाले उसके खिलाफ गवाही नहीं दिए हैं, जो न्याय थाने में हत्या हुई थी। हाँ, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी बीजेपी की। आप भी पूछ रहे हैं, हम भी तब प्रयागराज से ट्रांसफर होकर लखनऊ नौकरी करने आए। कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो गवाही नहीं दिए? यही मैं कह रहा हूं कि 100% ऐसे न्यायिक सुधार होने चाहिए। जब तक हमारी जो न्याय व्यवस्था है, अगर इतना है कि अगर सरकारी पार्टी में आ जाए तो उसके मुकदमे वापस हो जाएंगे। आप क्या सजेस्ट करोगे अभी? ओके, ऑलराइट, जस्ट वेट। देखिए, चतुर्वेदी जी, आप क्या सजेस्ट? जैसे
बनर्जी सर ने कहा कि इसकी कंप्लीट एक ऑडिट होनी चाहिए बिल्कुल। और जो कमियां हैं उसको केवल कानपुर नहीं, उसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। बिल्कुल। हर जगह एक एक, ऐसी क्योंकि पुनरावृत्ति ना कमियां हर जगह लगभग वही होती हैं। चाहे जहां मथुरा में की घटना, वहां भी इंटेलिजेंस फेल्योर था, चाहे आप यहाँ की बात करिए, चाहे जो भी शासन रहा हो, अगर इस तरह की घटना हुई तो कॉमन फेल्योर्स होते हैं। उनकी स्टडी करके एक पूरी कार्य योजना बननी सर, हम चाहिए। कमेटी बना देते हैं, इंक्वायरी होती है, पर हम सीखते नहीं है ना। हाँ, दिक्कत हमने क्या यही है। जवाहर बाग से सीखा? नहीं सीखा नहीं ना। सीखा। अब वही वो हमने जियाउल हक घटना सीखा? नहीं सीखा ना। कोई किसी को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और करना पड़ेगा। तो बुलंदशहर में सुबोध कुमार की घटना से नहीं करेक्ट, सीखा। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं बनर्जी साहब। लगातार इस तरह की घटनाएं हुई, हम सीखते नहीं तो कुछ न कुछ इसका इस तरह से बनाकर किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। सरकार बहुत सारे नए कदम उठा रही है, ये हम लोगों ने भी देखा है, किया है इन लोगों ने। मेरिट, प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी, बिल्कुल, इसका तो कोई विकल्प ही नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है। और अगर ये लागू हो जाए तो ये सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। ऑल राइट, उदयवीर सिंह, 10 सेकंड ओनली। यस, गो अहेड। मैं सिर्फ एक सवाल, एक जानकारी दूंगा, एक सवाल। 10 मैंने सेकंड, आपके व्हाट्सएप पे अभी भेजा है कि उस चुनाव में जो पोस्टर दिखाया जा रहा है वो फर्जी है। समाजवादी पार्टी का कौन प्रत्याशी था वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए। दूसरी मेरा बात, सवाल ये है, और सारे सीनियर अधिकारी बैठे हैं, उनसे आप राय लीजिए कि ये मांग मेरी सही है, मेरी पार्टी की या नहीं है। मेरा कहना है विकास दुबे की सीडीआर निकाली जाए, उसके एक मोबाइल कॉल डिटेल निकालिए और पता करिए कि उसको संरक्षण कौन दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, इस बात का वादा बहुत बहुत सरकार धन्यवाद। करे। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत अभिनंदन, धन्यवाद कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए निकाला। हमारे वीर बहादुर जिन जवानों ने आज हमारी आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी आपकी रक्षा के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, हमें अपने दिलों में उनको हमेशा याद रखना चाहिए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिजनों को दुख की इस महान घड़ी में, इस बहुत ही संकट की वेला में धैर्य प्रदान करे ईश्वर। हम सब यही प्रार्थना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस शायद अब सुधर जाएगी। प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंसी ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है और इसमें पुलिस को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यही वो पुलिस है एक समय से जिसका क्या इकबाल था और आज इकबाल ये हो गया कि 2 कौड़ी के अपराधी पुलिस पर इस तरह से अटैक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।